पहला जो आर्टिकल है वो क्या है? चाइनाज कंप्लेंट्स अगेंस्ट इंडिया एट WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेंट की है। ठीक है, चाइनाज कंप्लेंट अगेंस्ट इंडिया, कहां पे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, एट WTO। ठीक है, किसका टॉपिक हो जाएगा ये? GS2 का भी कंपोनेंट है इसमें। क्यों? इंटरनेशनल रिलेशंस, और GS3 इकोनॉमी का भी है। क्यों? WTO क्या है बेसिकली? व्हाट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? बताइए। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है? ग्लोबल ट्रेड रूल्स को फ्रेम करना, ग्लोबल ट्रेड रूल्स को फ्रेम करना। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड बढ़ता रहे, फैसिलिटेट करने के लिए ये बॉडी बनाई गई थी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है? चाइना ने कंप्लेन किया है इंडिया के अगेंस्ट WTO में। क्या रीजंस हैं? व्हाट आर द रीजंस? सब्सिडी के लिए होगा, और बताइए। कंप्लेन इज विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडीज। चाइना का ये कहना है कि भारत जो है, जो सब्सिडीज देता है वो डिस्टॉर्ट करती है। किसको डिस्टॉर्ट करती है? ग्लोबल ट्रेड को, जो वैश्विक व्यापार है, ठीक है, उसको डिस्टॉर्ट करती है। ठीक है, जो एक सीमलेस फ्लो होना चाहिए ग्लोबल ट्रेड का, ठीक है, उसके साथ छेड़छाड़ करती है ये जो सब्सिडीज हैं जो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। किन सब्सिडीज की बात हो रही है? PLI की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तीन टाइप की PLIs हैं, उनके अगेंस्ट चाइना जो है वो इंडिया के अगेंस्ट WTO में मूव किया है। एक है आपकी कौन सी? एडवांस्ड एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरीज के लिए, केमिस्ट्री सेल बैटरीज के लिए। क्यों? क्योंकि हम अपना खुद का EV इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। तो सरकार क्या कर रही है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के थ्रू इंडिया में होम ग्रोन एक इकोसिस्टम रखना चाहती है। ठीक है, कि हमको बाहर के कंट्रीज पे ज्यादा रिलाय ना करना पड़े। दूसरी जो सब्सिडी है जिसके अगेंस्ट चाइना मूव किया है वो है ऑटो सेक्टर, कि इंडिया ऑटो सेक्टर में भी सब्सिडीज दे रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के थ्रू इंसेंटिवाइज कर रहा है अपनी डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री को। तीसरी चीज क्या है? EV स्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्पेस। ठीक है, वहां पे भी इंडिया जो है अपनी PLI स्कीम चला रहा है, जो क्या कर रही है? वर्ल्ड ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए PLI है क्या, क्यों आया था? व्हाट इज PLI? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। PLI एक स्कीम है जो सन 2020 में आई है, 2020 में आई है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। मतलब यहां पे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बूस्ट हो, बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग। 2020 में बनी है, कोविड आया है इसी साल। ठीक है, कोविड आया इसी साल, तो एक फिस्कल स्टिमुलस भी था, ये एक प्रकार का फिस्कल स्टिमुलस भी था। दूसरी चीज ये थी कि भाई हम जो हैं अपनी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेस है, अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्रावस है उसको बढ़ा पाए, ग्लोबल वैल्यू चेन में या ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेस में एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनकर उभर पाए। ठीक है, तो बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और साथ ही साथ ग्लोबल वैल्यू चेन का जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है उसका एक महत्वपूर्ण अंग बन पाए। ठीक है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका एक इंपॉर्टेंट प्लैंक बन के उभर पाए। साथ ही साथ हम ग्लोबल FDI भी अट्रैक्ट कर पाए। सो अट्रैक्टिंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे किसके? PLI के, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के। ठीक है, तो इसी के तहत सरकार क्या कर रही थी? अलग अलग सेक्टर्स को, जो कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं भारत के, कुछ जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं उसको पुश करने की कोशिश कर रही थी। EV सेगमेंट हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, ठीक है, फिर आपका बैटरी स्पेस हो गई। ऐसे करके तमाम आपके सेक्टर्स हैं जो क्रिटिकल हैं इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, इसीलिए स्ट्रेटेजिक सेक्टर पे प्राइमरी फोकस रहा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का।
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है क्या? मतलब आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप मानिए 1000 यूनिट बना रहे हैं, तो आप कितने यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके बेसिस पे सरकार आपको क्या कर रही थी? सरकार अभी आपको सब्सिडी दे रही है। मान लिया आप 1000 यूनिट कर रहे हैं तो आपको 1000 यूनिट के हिसाब से मिलेगा। मैं 2000 बना रहा हूं तो मुझे 2000 यूनिट के हिसाब से सरकार सब्सिडी देगी पीएलआई के तहत, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के अंडर। ठीक है। चाइना जो मूव किया है वो इन 3 सेक्टर्स के पीएलआई के अगेंस्ट मूव किया है। चाइना का कंटेंशन क्या है? चाइना का कंटेंशन ये है कि ये जो 3 सेक्टर्स है, आपका ईवी स्पेस, ऑटो सेक्टर और बैटरी सेक्टर, ठीक है, यहां पे जो पीएलआई दी जा रही है वो क्या कर रही है? ये डिस्क्रिमिनेटरी है और डब्ल्यूटीओ के जो रूल हैं या आपके नॉर्म्स हैं, ठीक है, उसके कॉन्ट्रावेंशन में, उसके विरुद्ध है। ठीक है। मेजर जो चीज है, मेजर जो कंटेंशन है वो इन 3 के अगेंस्ट है। बात क्या कह रहा है चाइना? चाइना डब्ल्यूटीओ में ये बात रखा है कि पीएलआई के तहत सब्सिडी मिलने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक कंटिजेंसी रखी है, एक रिक्वायरमेंट रखी है, किस चीज की? डीवीए की, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन में यह कहा गया है कि ऑटो सेक्टर जो है, ऑटो सेक्टर है वो कम से कम डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट है वो 50% के आसपास की करेगा। ठीक है, 50% के आसपास की करेगा। और आपका जो ये एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी वाला है सेगमेंट, एसीसी वाला जो सेगमेंट है, मतलब बैटरी स्पेस वाला, वहां मैंडेटरी किया गया है कि अगर सब्सिडी का लाभ उठाना है, पीएलआई स्कीम का लाभ उठाना है, तो जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 25% के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो 50% फॉर ऑटो सेक्टर, एसीसी के लिए 25%। ठीक है, द हिंदू की न्यूज है, इंडियन एक्सप्रेस में भी है। तीसरे सेक्टर के लिए स्पेसिफाई नहीं किया गया, तीसरे सेक्टर के लिए स्पेसिफाई नहीं किया। तो खैर दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज व्हाट? डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। चाइना को जो प्रॉब्लम है वो पीएलआई स्कीम के डीवीए वाले कंपोनेंट से। पीएलआई स्कीम का, पीएलआई समझ में आ गया सबको? ठीक है, पीएलआई का डीवीए वाला जो कंपोनेंट है, चाइना को उससे प्रॉब्लम है। चाइना का ये कहना है जो डीवीए है वो क्या कर रहा है? वो इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स और जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें चाइनीज प्रोडक्ट भी शामिल है, उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करता है। और किसको प्रेफरेंस देता है? इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस देता है। तो इससे क्या है कि जो चाइनीज गुड्स हैं दे सफर एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन गुड्स। मतलब मान लीजिए कोई जर्मनी से एफडीआई लेके आया है, ठीक है, और उसने क्या किया? एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दी इंडिया में। अब उसने, जर्मन एफडीआई है, ये जर्मनी की एफडीआई है, उसने ईवी सेक्टर में काम करना शुरू किया, ईवी की मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना शुरू किया। अब उसको पता चलेगा कि सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव नाम की एक सब्सिडी स्कीम चलाई है, तो उस जर्मन कंपनी चाहेगी कि नहीं कि मतलब पीएलआई के तहत हम फायदा उठाएं। ठीक है, लेकिन फायदा उठाने पहुंचेगी तो उसको क्या पता चलेगा कि भाई इसमें एक कंडीशन क्या है? डीवीए वाली कंडीशन है। डीवीए वाली कंडीशन में मान लीजिए 50% ईवी स्पेस नहीं है, मान लीजिए ऑटो स्पेस है। ठीक है, वहां पर जर्मन कंपनी को क्या दिख रहा है? जर्मन कंपनी को यह दिख रहा है कि यहां पर सरकार ने एक कंडीशन लगाई हुई है कि आप जब 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करेंगे, ठीक है, तभी आपको सब्सिडी, पीएलआई के तहत तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, तो जर्मन कंपनी क्या करेगी? अपना जो लोकल प्रोक्योरमेंट है वो क्या करेगी? बढ़ा देगी। तो इससे फायदा किसको होगा? इंडियन एंसिलरी यूनिट्स को फायदा होगा। जैसे स्कोडा है, फोक्सवैगन है, चेन्नई में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कंपनी कहां की है? बाहर की कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है। ठीक है, तो अब उसको पीएलआई का फायदा उठाना है, तो उसको, अब पूरी पूरी कार इंडिया में बन रही है, तो सब कुछ फोक्सवैगन नहीं बनाता है। लेदर की सीट्स हो सकता है कानपुर से ली जाए, ठीक है, एक्सेल हो सकता है कहीं से लिया जाए, वाइपर है वो हो सकता है चंडीगढ़ से लिए जाए। तो ये क्या हो गया? डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट हो गया। डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट अगर होता है तो फायदा किसको होता है? जो इंडिया की एंसिलरी यूनिट्स है, जो छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उनको फायदा होता है। तो इससे क्या होगा? बूस्ट मिलेगा किसको? इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये डीवीए वाला जो कंपोनेंट है, चाइना को इससे प्रॉब्लम है। इसी के अगेंस्ट चाइना क्या किया है? डब्ल्यूटीओ में इंडिया के अगेंस्ट एक फॉर्मल कंप्लेंट है वो फाइल किया है, फॉर्मल कंप्लेंट है वो फाइल किया है। अब एक चीज तो ये हो गई, यहां तक समझ में आ गया पीएलआई क्या होता है और चाइना को किस बात से कंटेंशन है। चाइना को जो कंटेंशन है, चाइना का मेन विवाद है वो है जो डीबीए वाला कंपोनेंट है उससे। इंटरनेशनल लॉज क्या कहता है? इंटरनेशनल लॉज मतलब डब्ल्यूटीओ के जो मानक है, डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स हैं या फ्रेमवर्क है, उसके तहत क्या सीन है। ठीक है,
डब्ल्यूटीओ का ये कहना है कि सब्सिडी देना किसी भी कंट्री का सॉवरन राइट है, मतलब वो कंट्रीज जो हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूएस हो, वो सब्सिडी दे सकती हैं, बिल्कुल दे सकती हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो सब्सिडी है वो इंटरनेशनल ट्रेड के फ्लो को किसी तरीके से डिस्टॉर्ट ना करे, किसी तरीके से डिस्टॉर्ट ना करे, एक चीज। दूसरा क्या, ये दूसरे कंट्रीज के सिमिलर प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट ना करे, डिस्क्रिमिनेट ना करे, और साथ ही साथ अनफेयर कंपटीशन ना प्रमोट करे, और साथ ही साथ अनफेयर कंपटीशन ना प्रमोट करे। ये क्या, किसका कहना है? डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स का कहना है। मतलब जो डोमेस्टिक सब्सिडी है वो आप दे सकते हैं एज पर डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स, लेकिन जो नेचर होगा डब्ल्यूटीओ, जो सब्सिडीज का जो नेचर होगा वो क्या होना चाहिए? नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रहना चाहिए। मतलब इट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट कि इंडियन प्रोडक्ट है कि चाइनीज प्रोडक्ट है कि यूएस प्रोडक्ट है। मतलब नियर नेशनल ट्रीटमेंट, नियर नेशनल ट्रीटमेंट देना है या नेशनल ट्रीटमेंट देना है। नेशनल ट्रीटमेंट का क्या मतलब हो गया? मान लीजिए मैं कोई गुड मैन्युफैक्चर कर रहा हूं जिसमें लोहे की जरूरत है, लोहे की जरूरत है, तो मेरे पास इंडिया में रह के इंडियन आयरन भी अवेलेबल है और चाइनीज आयरन भी अवेलेबल है, तो चाइनीज आयरन के साथ डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, चाइनीज आयरन के साथ डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। 90 रुपए का चाइनीज आयरन आयरन मिल रहा है और 95 रुपए का इंडियन आयरन मिल रहा है, तो आई शुड गो विथ व्हाट? मतलब रैशनली मैं किसके साथ जाऊंगा? मुझे तो अपनी इनपुट कॉस्ट है वो कम करनी है, तो मैं 90 रुपए के साथ जाऊंगा। सरकार क्या कर सकती है? हो सकता है 10 रुपए का सब्सिडी लगा दे इंडियन आयरन पे, तो ये कितने का हो जाएगा? 85 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की सब्सिडी क्या कर रही है? बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही है, तो इस टाइप की सब्सिडी अलाउड नहीं है। यहां पर क्या करना है, आप इंसेंटिव तो दे सकते हैं, सब्सिडी तो दे सकते हैं, लेकिन ये सब्सिडी का नेचर ऐसा होना चाहिए कि ये डिस्टॉर्शन ना लाए इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड है उसको ना बिगाड़े किसी भी हाल में। जो बाहर के भी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी नेशनल ट्रीटमेंट मिले या नियर नेशनल ट्रीटमेंट मिले, भेदभाव ना हो, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड रहे, अनफेयर कंपटीशन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ना मिले। These are the norms which have been stated by WTO norms। ठीक है, इसी के लिए एक अग्रीमेंट है WTO का जिसको हम क्या कहते हैं? SCM अग्रीमेंट। SCM अग्रीमेंट, SCM है क्या? बेसिकली सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स, सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स, काउंटर वेलिंग मेजर्स, SCM का फुल फॉर्म। ये जो अग्रीमेंट है किसका अग्रीमेंट है? WTO का अग्रीमेंट है। दिस इज एन अग्रीमेंट ऑफ WTO। जो क्या गवर्न करता है? ये गवर्न करता है आपका सब्सिडीज की जो रेजिम है उसको गवर्न करता है कि कौन सी सब्सिडीज अलाउड है और किस प्रकार की सब्सिडीज है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो SCM अग्रीमेंट के थ्रू, SCM अग्रीमेंट के तहत, जो WTO का ही एक अग्रीमेंट है, कैटेगराइजेशन की गई है सब्सिडीज की 3 पार्ट्स में, कि सब्सिडीज 3 तरीके की हो सकती हैं किसी भी राष्ट्र द्वारा, किसी भी अर्थव्यवस्था द्वारा। एक हो जाएगा प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड सब्सिडी, मतलब प्रतिबंधित सब्सिडी। ठीक है, ये कौन सी सब्सिडी हो जाएंगी? जो WTO के मानक के अनुसार अलाउड नहीं है। ये क्या कर रही है? अनफेयर है, ये इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही हैं। ठीक है, इसमें नेशनल ट्रीटमेंट नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर की है, तो इस टाइप की जो सब्सिडी है वो बैन होती है। तो एक कैटेगराइजेशन SCM अग्रीमेंट के अंडर ये है। दूसरी क्या है? दूसरी है एक्शनेबल, एक्शनेबल सब्सिडी। एक्शनेबल सब्सिडी क्या है? इस टाइप की सब्सिडी दे तो दी जाती है लेकिन इन पे नजर रखी जाती है, क्योंकि ये इमीडिएटली हो सकता है ट्रेड डिस्टॉर्ट ना करें, लेकिन फ्यूचर में ये क्या कर सकते हैं? ट्रेड डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। और तीसरे टाइप का जो कैटेगराइजेशन है दैट इज व्हाट? नॉन एक्शनेबल, नॉन एक्शनेबल सब्सिडी। इन टाइप की सब्सिडी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दे आर अलाउड बाय द कंट्री। तो चाइना ने क्या कहा है?
इंडिया जो पीएलआई के तहत इन 3 सेक्टर्स को जो सब्सिडी दे रहा है वो क्या है, किस कैटेगरी में फॉल कर रही है? प्रोहिबिटेड सब्सिडी। ठीक है, मतलब ये एलिगेशन अभी ये सेटल नहीं हुआ है, अब डब्ल्यूटीओ जो है वो डिसाइड करेगा। डब्ल्यूटीओ जो है, तो अब बॉल किसके पाले में है? डब्ल्यूटीओ के पाले में। ठीक है, इंडिया का क्या कंटेंशन है? इंडिया ने बहुत ज्यादा बातें अभी बोली नहीं है, अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा कल परसों के अखबार में कि इंडिया का क्या कहना है। इंडिया का बस ये कहना है कि भाई डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन जो है, कहां लिखा है कि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन इंडियन प्रोडक्ट्स को फेवर कर रहा है। ठीक है, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन मतलब कुछ भी जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो। तो अगर चाइना को लग रहा है कि चाइनीज गुड्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, तो चाइना क्या कर सकता है? इंडिया में अपनी यूनिट डाले, यहां प्रोडक्शन करे। तो उन चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो इंडिया में हाउस्ड है, वहां से अगर प्रोक्योरमेंट होगी तो ये डीवीए को जस्टिफाई कर देगी एक तरीके से। नहीं आई बात समझ में? मतलब इंडिया ने ये नहीं कहा है कि आपको लोकली प्रोक्योर करना है, मतलब लोकल मैन्युफैक्चर से ही प्रोक्योर करना है। हो सकता है चाइना की कोई एंसिलरी यूनिट हो, ठीक है, और जर्मन कार मेकर फोक्सवैगन क्या करे, इस चाइना के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो कि इंडिया ही में स्टेशन है, यहां से अपना इंटरमीडिएट गुड, लोहा स्टील जो भी है वो उठा ले। ठीक है, तो क्या होगा? दैट इज ऑल्सो अलाउड। तो इंडिया का कंटेंशन है कि भाई हम लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट नहीं रखे हैं। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है कि आपको इंडियन कंपनी ही से लेना है, आपको इंडियन कंपनी ही से लेना है। तो इंडिया ने कहा है कि भाई एलसीआर थोड़ी ना है हमारे यहाँ, लोकल कंपनी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ क्या है? डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन पे जोर दिया गया है, 50% और 25%। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन मतलब इंडिया में वो कंपनी होनी चाहिए, वो चाहे चाइनीज कंपनी हो चाहे वो इंडियन कंपनी हो। आइडिया क्या है सब्सिडी का? कि हमको मैन्युफैक्चरिंग एक्सेस बनाना है ना इंडिया को, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग हब आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। अब चाहे वो चाइना आके प्रोड्यूस करे, चाहे एप्पल आके प्रोड्यूस करे, चाहे वो सैमसंग आके प्रोड्यूस करे, आइडिया इज कि इंडिया में प्रोडक्शन होना चाहिए। इंडिया में प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? यहाँ पे टैक्सेस मिलेंगे, यहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये सब सेक्टर्स कैसे हैं? ये सब लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। तो पीएलआई प्राइमरीली इसीलिए लॉन्च की गई थी। ग्लोबल वैल्यू चेन में आए हम, फिर ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बने, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सिस में एक इंपॉर्टेंट प्लैंक, इंपॉर्टेंट स्टेप बन के उभरे। यहां पर लोकल एम्प्लॉयमेंट, जो लोकल रोजगार है वो बढ़े, यही सारी मंशा थी। तो ये इंडिया का कहना है कि भाई एलसीआर नहीं है हमारे यहाँ डीवीए है, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है। अब नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ। आगे क्या क्या चीजें हो सकती है? आगे ये हो सकती है, सबसे पहले कंप्लेंट फाइल करना होता है। तो कंप्लेंट जो है वो फाइल कर दी है, किसने कर दी है? चाइना ने, अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, किसके अगेंस्ट? पीएलआई के 3 सब कंपोनेंट के अगेंस्ट। एक तो है एसीसी, दूसरा है ऑटो सेक्टर, तीसरा है ईवी। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक क्लॉज क्या है चाइना के लिए? कि चाइना को दिक्कत है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन वाले क्लॉज से पीएलआई के। ठीक है, इंडिया का क्या कहना है? इंडिया का ये कहना है कि एलसीआर नहीं है हमारे यहाँ, डीवीए है। डीवीए नेशनल ट्रीटमेंट दे रहा है बाहर के प्रोडक्ट्स को भी, तो हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल ट्रेड है उसको डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे। एक चीज। ठीक है, अब डब्ल्यूटीओ में क्या होगा? कंप्लेंट फाइल हो गई। दूसरा तरीका है, मतलब जो दूसरा स्टेप है, दैट इज व्हाट, कि डब्ल्यूटीओ क्या करे? एक पैनल बना दे। डब्ल्यूटीओ पैनल बन नहीं सॉरी, पहला जो स्टेप है, पहला जो कंप्लेंट की बात स्टेप है, दैट इज कंसल्टेशन। कंसल्टेशन मतलब डब्ल्यूटीओ की निगरानी में, ठीक है, चाइना और इंडिया क्या कर सकते हैं? आपस में बात कर सकते हैं और आपसी सुलह कर सकते हैं। और चाइना क्या करेगा इसके बाद? कंप्लेंट वापस लेगा। तो पहला मैकेनिज्म ये अवेलेबल है कि थ्रू म्यूचुअल कंसल्टेशन, बातचीत से मसला जो है वो सुलझाया जा सकता है। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो अगला स्टेप क्या है? डब्ल्यूटीओ क्या करेगा? डब्ल्यूटीओ अपने निगरानी में एक पैनल बनाएगा, डब्ल्यूटीओ पैनल दोनों पक्षों को सुनेगा, किसको किसको? इंडिया को और साथ ही साथ चाइना को। ठीक है, और अपना फैसला सुना देगा। फैसला सुनाने के बाद अगर इंडिया, यहां पर ऑल्टर पे कौन है? इंडिया है, इंडिया के अगेंस्ट अगर इंडिया के पक्ष में फैसला आ जा रहा है तो कौन उससे नाखुश होगा? चाइना। ठीक है, तो अब वो आगे बढ़ना चाहे तो एक और एडजुडिकेशन मैकेनिज्म है, दैट इज डब्ल्यूटीओ एपेलेट बोर्ड। मतलब अपील के माध्यम से, डब्ल्यूटीओ पैनल के डिसीजन से अगर पार्टी नाखुश है तो क्या कर सकती है? एपेलेट मैकेनिज्म है, उसको इन्वोक कर सकती है और डब्ल्यूटीओ के एपेलेट बोर्ड तक पहुंच सकती है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है?
जो एपलेट बोर्ड है वो फंक्शनल ही नहीं है। कब से नहीं फंक्शनल है? पिछले 6-7 साल से। 2019 से जो रिक्वायर्ड कोरम होना चाहिए, रिक्वायर्ड कोरम होना चाहिए किसका? जजेस का, जो एपलेट बोर्ड में वो पूरे नहीं बैठ पाए। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने इंस्टॉल कर रखा है इसको। ट्रंप ने नए जजेस की नियुक्ति जो है WTO के एपलेट बोर्ड में उसको इंस्टॉल कर रखा है। तो कोरम, जजेस के कोरम ना पूरा होने की वजह से हमको क्या देखने को मिल रहा है? WTO का जो एपलेट बोर्ड है, ठीक है, एपलेट बोर्ड है, वो नॉन फंक्शनल है आपका 2019 से। तो अल्टीमेटली पहला प्रोसेस है कंसल्टेशन होगा, दूसरा है WTO पैनल। WTO पैनल क्या करेगा? फैसला सुनाएगा। जो तीसरा एस्पेक्ट है वो है ही नहीं इस समय। तो अंत में क्या होगा? अंत में यही होगा कि स्टेटस को मेंटेन होगा, मतलब जो जैसा है चलता रहेगा। अगर एपलेट बोर्ड रहता तो फैसला सुनाता, अपनी वर्डिक्ट है वो देता, और ये वर्डिक्ट है अगर नहीं पूरा कर रहे कोई कंट्री, कोई पार्टी, तो क्या होगा? तो उस पर हो सकता है एम्बार्गो लगाया जाए, ठीक है। लेकिन अभी क्या है? अभी स्टेटस को है वो मेंटेन होगा। अभी हमको देखने को मिलेगा कि अगर पैनल से इंडिया या चाइना दोनों नाखुश हैं तो क्या होगा? हमको स्टेटस को देखने को मिलेगा, मतलब जो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, ठीक है। अब इंडिया को करना क्या चाहिए? व्हाट शुड इंडिया डू फ्रॉम हियर ऑन? वे फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे? देखिए, PLI स्कीम जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंस्ट्रूमेंटल है। इंडिया के कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के लिए, जैसे मेक इन इंडिया, विकसित भारत बाय 27, या आत्मनिर्भर भारत, हम सेल्फ रिलायंस की ओर मूव करना चाह रहे हैं। PLI क्या कर रहा है? उसमें मदद कर रहा है। मेक इन इंडिया में भी हमारी मदद कर रहा है। और क्या है? आत्मनिर्भर भारत। और बताइए, ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट होना चाह रहे हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट होना चाह रहे हैं। साथ ही साथ हम चाइना +1 स्ट्रैटेजी में +1 बन के उभरना चाह रहे हैं कि धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग है कहां से कहां शिफ्ट हो रही है? चाइना से कंपनीज जो है वो क्या कर रही है? डीकपल कर रही है। चाइना से जो कंपनी, यूरोपियन कंपनियां हैं, वो क्या कर रही हैं? वो एक सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग बेस की तलाश में आज के समय में। तो वियतनाम जा रही है, इंडिया आ रही है। तो इंडिया क्या चाह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना से हट रही है वो यहां पर आए। तो ये सारी चीजें अट्रैक्ट करनी है, तो हमको PLI को चलाते रहना होगा। PLI को चलाते रहना होगा, क्योंकि PLI जो है वो हमारे कई इनिशिएटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज, क्योंकि इंडिया एक कर्ज, मतलब इंडिया इज गोइंग थ्रू अ कर्ज विच इज जॉबलेस ग्रोथ। सुना है ना? तो हमको जॉबलेसनेस हटानी है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को रोबस्ट करें, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसी मेजर इकोनॉमी है जो अपना मैन्युफैक्चरिंग फेज, जो अपना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, वो मिस कर दी। अमूमन कंट्रीज कैसे मैच्योर करती हैं? जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कैसे परिपक्व होती हैं? डेवलपिंग से डेवलप्ड आने में जो पहले सबसे मेजर शेयर रहता है, जब वो LDC रहती हैं, लीस्ट डेवलप्ड, तो एग्रीकल्चर जो है वो सबसे मेजर शेयर होता है। फिर जब उनका ट्रांजिशन होता है LDC से डेवलपिंग से डेवलप्ड, तो एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो कम होते जाता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता जाता है डेवलपिंग स्टेज में। और जब डेवलपिंग से डेवलप्ड वाला ट्रांजिशन आता है तो मैन्युफैक्चरिंग कम होने लगता है, एग्रीकल्चर तो सबसे छोटा हो ही गया होता है, और सबसे ऊंचा क्या हो जाता है? सर्विसेज हो जाता है। इंडिया में जो जंप हमने देखा है वो क्या देखा है? हम एग्रीकल्चर सबसे मेजर शेयर था, मैन्युफैक्चरिंग कभी मेजर शेयर हो ही नहीं पाया, सर्विसेज है फिर मेजर। अभी जो सबसे बड़ा सेक्टर है हमारा कौन सा है? सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज से जो ग्रोथ आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो आप ले आएंगे उससे 7%, 8%, 6.25%, हाँ, लेकिन सर्विसेज जो है वो मास लेवल पे क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करता है। सर्विसेज क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन वो मास लेवल पे नहीं करता है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मास लेवल पे क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट करता है। नहीं आई बात समझ में? तो PLI जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब्सिडी रेजिम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एस्पेक्ट तो ये हो गया। आप दूसरा एस्पेक्ट देखो। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमको कोई भी ऐसी सब्सिडी रेजिम नहीं लानी है, ऐसी सब्सिडी रेजिम नहीं लानी है जो WTO के नॉर्म्स के साथ कंसिस्टेंट ना हो, ठीक है। क्योंकि उससे क्या है, शॉर्ट रन में तो हमको हो सकता है थोड़ा मोड़ा फायदा हो जाए, लेकिन फिर क्या है,
जो इकोनॉमिक फेथ है इंडियन इकोनॉमी पे, ग्लोबल कम्युनिटी का, ठीक है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब्स का, कंपनीज का, ट्रांसनेशनल कंपनीज का, जो एफडीआईज हैं, पेंशन फंड है, वो क्या होगा, धीरे धीरे इरोड होते रहेगा। तो हमको इंटरनेशनल लॉज हैं, ठीक है, उनको भी ऑब्लाइज करना है, लेकिन साथ ही साथ अपने जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनका भी खासा ख्याल रखना है, ठीक है। सो इट्स अ टाइट रोप वॉकिंग फॉर इंडिया। एक एंड पे है अपना डोमेस्टिक नीड्स है, ठीक है, ये सारे जो इनिशिएटिव है इनको पूरा करना है, लेकिन साथ ही साथ इंटरनेशनल लॉज को हम ट्रांसग्रेस ना करें अपने पॉलिसीज के माध्यम से। सो देयर इज अ वेरी टाइट रोप वॉकिंग फ्रॉम एयर। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। ठीक है, अगला आर्टिकल है आपका इंडिया मैरीटाइम वीक। GS2, IR, साथ ही साथ GS3 इकोनॉमी। इंडिया का जो मैरीटाइम पोटेंशियल है, ठीक है, IR इकोनॉमी दोनों का टॉपिक है। इंडिया का जो मैरीटाइम पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्यों ज्यादा है, कई रीजंस हैं इसके। हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 11,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, जिसमें अंडमान लक्षद्वीप दोनों की कोस्ट लाइन मिला के 11,000, पहले ही कितनी थी, 7516 समथिंग होती थी, लेकिन अभी क्या है, नई टेक्निक आई, हाई रेजोल्यूशन कैमराज आए हैं, तो इसको अपवर्ड रिवाइज कर दिया गया है। पुरानी एनसीईआरटीज में आपको क्या मिलेगा, 7516 मिलेगा, लेकिन ये रिवाइज लिस्ट है। 11,000 किलोमीटर की हमारे पास कोस्ट लाइन है। हमारे पास लगभग लगभग 24 लाख, अप्रोक्सीमेटली 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। हमारे पास छोटे छोटे कई आइलैंड्स हैं, अंडमान में भी क्या है, आर्किपेलागो है बेसिकली, कई आइलैंड्स हैं हमारे पास, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज IOR जो है, इंडियन ओशन रीजन, वो इंडिया का ट्रेडिशनल बैकयार्ड रहा है, और ये ग्लोबल ट्रेड का, ग्लोबल मैरी ट्रेड जो है, मैरीटाइम ट्रेड है, उसका एक हब रहा है। मतलब ठीक ठाक जो ग्लोबल वॉल्यूम है, ग्लोबल वॉल्यूम है ट्रेड की, वो यहीं से गुजरती है। चाइना का भी जो भी माल है, चाहे वो अपना क्रूड मिडल ईस्ट से या रशिया से लेके आता हो, ठीक है, या चूंकि वो मैन्युफैक्चरिंग हब है तो उसके बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स हैं यूरोप में, अफ्रीका में, हर जगह, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहां से होके जाती हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से निकल के IOR रीजन से होके जाती हैं, ठीक है। तो इंडिया कहां पे बैठा है, एक बहुत वाइटल पिवटल पोजीशन पे बैठा हुआ है। हमारे पास 11,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, करीब करीब 25 लाख या 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। और IOR जो है वो हमारा ट्रेडिशनल बैकयार्ड है। तो हमारा जो मैरीटाइम पोटेंशियल है, मैरीटाइम पोटेंशियल है, दैट इज इमेंस इन नेचर। मतलब वी कैन गेन अ लॉट फ्रॉम इट, ठीक है, इकोनॉमिकली भी, स्ट्रेटेजिकली भी, और जियो पॉलिटिकली भी, ठीक है। तो EEZ क्या होता है सबको पता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। जैसे ये इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं। टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स जहां तक इंडिया की संप्रभुता है, यहां तक सारे कानून जो चलेंगे वो किसके चलेंगे, इंडिया के, BNS। मान लीजिए दो नाव है, दो नाव पे बैठ के चक्कू मार दिए एक दूसरे को, ठीक है, तो जो कार्रवाई होगी तो उन्हीं धाराओं के तहत होगी जो यहां हुसड़िया पे चक्कू मार के होगी, ठीक है। मतलब वही लॉज उधर भी लगेंगे, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है, एक कॉन्सेप्ट है EEZ का। EEZ कहां तक रन करता है, 200 नॉटिकल माइल। 200 नॉटिकल माइल तक हमारी संप्रभुता तो नहीं है, हमारी संप्रभुता तो नहीं है, लेकिन अनक्लॉज के हिसाब से वी आर एंटाइटल्ड टू हार्नेस द रिसोर्सेस इन दिस एरिया। मतलब यहां दो शिप्स आपस में टकरा जा रही हैं या फिर से चक्कू मार दे रहे हैं लोग, तो यहां BNS BNSS नहीं चलेगा,
या पुराना आईपीसी सीआरपीसी नहीं चलेगा, वो यहां तक चलेगा। ठीक है, यहां पर इंडियन लॉज नहीं चलेंगे, मतलब 12 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड इंडियन लॉज नहीं चलना है। लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो 200 नॉटिकल माइल तक रन करता है, वहां क्या चलेगा? वहां इंडिया जो है वो रिसोर्सेज है अपने हार्नेस कर सकता है, और इस रीजन में जो कानून चलेगा वो अनक्लॉज का चलेगा, जो कि इंटरनेशनल लॉज है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। ठीक है, तो अब ये कौन डिसाइड करता है 12 नॉटिकल माइल 200 नॉटिकल माइल तक ईईजेड है किसी कंट्री का? या मान लिए हाँ बताइए, कौन डिसाइड करता है? यूएनसीएलओएस अनक्लॉज, यही इंटरनेशनल लॉ यही डिसाइड करता है कि कहां तक टेरिटोरियल वाटर रहेगा, कहां तक कंटीजियस वाटर। कंटीजियस वाटर कहां तक रहते हैं? 24 नॉटिकल माइल तक रहते हैं। 200 नॉटिकल माइल तक क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और उसके बियॉन्ड क्या हो जाता है? हाई सीज। हाई सीज कहलाता है। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल वाटर्स, हाई सीज एक ही चीज होती है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस इंडिया का जो मैरीटाइम पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। हाँ, वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इसको इफेक्टिवली हार्नेस नहीं कर पाए थे। इसको हम इफेक्टिवली हार्नेस नहीं कर पाए थे। ये जो शिपिंग सेक्टर है इंडिया का, वो ऑलमोस्ट 4% जीडीपी कंप्राइज करता है हमारी। लेकिन ग्लोबल लैंडस्केप में बात करें तो ग्लोबल जो मार्केट है उसका सिर्फ 1% हिस्सा हमारे पास है। उसका सिर्फ 1% हिस्सा हमारे पास है। ठीक है, जो ग्लोबल शिपिंग है, जो टनेज इंडस्ट्री है, मतलब माल जो जाता है ना, बड़े बड़े शिपिंग वेसल जिसमें गाड़ियां आ रही हैं, आईफोन्स आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो उसमें ग्लोबल टनेज का सिर्फ 1% हिस्सा हमारे पास है, जबकि हम ये सारी चीजें एंजॉय करते हैं। क्या? 11,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन, 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ईजेड, आईओआर में एक पिवटल पोजीशन। ठीक है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, तो डिस्पाइट ऑल दीज प्रैक्टिकल एडवांटेज, जो हमारा ग्लोबल शेयर है, ग्लोबल शेयर है, वो अभी भी 1% के आसपास है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अब क्या कोशिश कर रही है? गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये जो शेयर है वो बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया? मैरी टाइम विजन लाए, मैरी टाइम विजन 2030, मैरी टाइम विजन 2030। मैरीटाइम विजन 2030 है क्या प्राइमरी? कि 2030 तक इंडिया जो है ग्लोबल शिपिंग में टॉप 10 कंट्रीज में आ जाए, टॉप 10 कंट्रीज में आ जाए, टॉप 10 कंट्रीज में आ जाए। और फर्दर 2047 जब हम विकसित भारत की ओर मूव कर रहे हो और इंडिया डेवलप्ड हो जाए, इंडिया डेवलप्ड हो जाए, तो हम फाइनली टॉप 5 में आ जाए, दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आ जाए, शिपिंग कैपेसिटी के लिहाज से, शिपिंग कैपेसिटी के लिहाज से। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या चीजें करनी होंगी? इसके लिए आपको कन्वर्जेंस लाना पड़ेगा, कोहेरेंसी लानी पड़ेगी, क्योंकि मैरीटाइम डेवलपमेंट में कई स्टेक होल्डर्स हैं, कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं। ग्लोबल शिपिंग जायंट्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं, मर्सेक है, श्लम्बर्जर है, शेल है। ठीक है, साथ ही साथ जो शिप बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे कोची शिपयार्ड लिमिटेड है। ठीक है, और भी कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक कंपनियां हैं। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। 15 मेजर पोर्ट्स हैं, 200 माइनर पोर्ट्स अप्रोक्सीमेटली इंडिया में। ठीक है, तो पोर्ट्स हैं, शिपिंग जायंट्स हैं, शिपिंग कंपनीज हैं, शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं। ठीक है, लॉजिस्टिक कंपनियां हैं बहुत बड़ी बड़ी। ठीक है, तो इन सबका जब कन्वर्जेंस होगा, कोहेरेंसी आएगी, तब हम अपना जो मैरीटाइम विजन है 2030 और 2047 पे, ये टॉप 5 में जो ब्रेक थ्रू करना है, ये हम अटेन कर पाएंगे या हम अचीव कर पाएंगे। इसी को लेके हमने क्या इंस्टीट्यूशनलाइज किया है? इंडियाज मैरीटाइम, इंडियाज मैरीटाइम वीक, इंडियाज मैरीटाइम वीक। ठीक है, इंडियाज मैरीटाइम वीक क्या है? एक तरीके का कॉन्क्लेव है, एक हफ्ते ये कॉन्क्लेव चलेगा, और ये 2016 में कंस्टिट्यूट किया गया था पहली बार, 2016 में पहली बार कंस्टिट्यूट किया गया था। ये जो अभी चल रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी एड्रेस किया है मैरीटाइम सीईओ कॉन्क्लेव में, ये इसका चौथा संस्करण है। दिस इज द 4th एडिशन। मतलब 9 साल में चार चार मैरीटाइम वीक्स हम देख चुके हैं। आइडिया क्या है मैरीटाइम वीक का? मैरीटाइम वीक का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है,
मैरीटाइम डेवलपमेंट के कौन कौन स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं? एक तो हो गया ये शिपिंग कंपनीज, जो शिपिंग जायंट्स हैं, बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां, यूएई के शेख हैं, उनकी कुछ कंपनियां हैं, मर्सेक है, श्रमबर्जर है, शेल है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है। दूसरा, आप नहीं देखते वो बड़ी बड़ी ट्रक्स आती हैं तो उसमें मर्सेक लिखा रहता है, MERSK, ठीक है। तो वो क्या होता है, ये बाहर से इंपोर्ट करके वो जो कंटेनर्स होते हैं वो उठा के लॉरीज पे रखे जाते हैं और फिर वो ऑल इंडिया लॉजिस्टिक माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा क्या हो गया, लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, जैसे DHL का नाम सुना होगा आपने, DHL का नाम सुना होगा, और भी कई बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक कंपनियां हैं। तीसरा क्या है, डिलीवरी का नाम सुना होगा आपने, आपके यहाँ डिलीवर, मान लिया आपने कुछ सामान मंगाया, कुछ फर्नीचर मंगाया तो डिलीवरी नहीं लिखा रहता, ये सारी लॉजिस्टिक कंपनियां हैं। तीसरा क्या हो गया, तो जैसे लैंड लॉजिस्टिक कंपनियां वैसे क्या है, मैरीटाइम लॉजिस्टिक कंपनीज भी हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, पोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। हमको मैरीटाइम में बस ऐसा नहीं है शिप डेवलप कर देनी है, पोर्ट्स भी डेवलप करना है, रिलेटेड या एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अवसंरचनाएं जरूरी हैं मैरीटाइम डेवलपमेंट के लिए, वो भी डेवलप करना है। तो सिर्फ शिपिंग नहीं डेवलप करनी है, हमको पोर्ट्स भी डेवलप करना है। पोर्ट्स की जो कनेक्टिविटी है हिंटरलैंड के साथ, वो भी, कि आपका पोर्ट तो बहुत अच्छा डेवलप हो गया वाइजैग में, विशाखापट्टनम में, लेकिन पता चल रहा है वहां से लखनऊ आने के लिए सड़क ही नहीं है, तो आपको एंड टू एंड कनेक्टिविटी है वो हार्नेस करनी है। रोड अच्छी है तो पता चल रहा है लॉजिस्टिक कंपनी बहुत छोटी छोटी हैं, वो बहुत ज्यादा माल ले ही नहीं जा सकती हैं, तो आपको लॉजिस्टिक कंपनी भी डेवलप करनी है, पोर्ट भी डेवलप करना है, रोड भी डेवलप करना है, जो एंड टू एंड सप्लाई रूट है, सप्लाई चेन है, उसको रोबस्ट बनाना है, उसको मजबूत बनाना है। फिर क्या है, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो ICT का यूज कर रहे हैं, AI का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये भी रिवॉल्यूशनाइज कर रहे हैं, ये बिजनेस को क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियली बढ़ा दे रहे हैं। जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो, ना बाइक इनकी ना राइडर इनके, इन्होंने बस एक ऐप बना दिया, ना सामान इनका, इन्होंने क्या किया, बस एक ऐप बना दिया और वो एग्रीगेट कर दिया। जो लड़के पत्ते खेल रहे थे, 3 पत्ती खेल रहे थे, पपलू खेल रहे थे, वो क्या कर रहे हैं, वो ब्लिंकिट जेप्टो पे आ गए, ठीक है। कुछ 12-15 हजार लेके जा रहे हैं घर, कुछ तो लेके जा रहे हैं, ठीक है। जो कंपनियों का माल था जो 1x बिकता था वो 3x 4x बिक रहा है, ठीक है। तो नए स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं इस सेक्टर में। फिर क्या है, इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, VC फंड्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड है, जिनके पास ठीक ठाक पैसा है लेकिन वो एवेन्यूज खोज रहे हैं। जैसे आनंद महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी चलाते हैं और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, कई स्टार्टअप्स में पैसा भी लगाते रहते हैं, कई स्टार्टअप्स में पैसा भी लगाते रहते हैं, ठीक है। आइडिया क्या होता है, जैसे हर आदमी का लेवल होता है ना, मेरी भी कुछ सेविंग्स होंगी, मैं पैसा क्या करूंगा, मैं रिलायंस का शेयर खरीद लूंगा, 2 ग्राम सोना खरीद लूंगा, बुलियन खरीद लूंगा, ठीक है। बड़े लोग क्या करते हैं अपनी सेविंग्स, शार्क टैंक खेलते हैं, ठीक है, चलो ये ठीक लग रहा है, ये ग्रो करा लीजिएगा, लगा दो इसके ऊपर। तो इन्वेस्टर्स भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हो जा रहे हैं पूरी जर्नी में, किसमें, मैरीटाइम डेवलपमेंट में। सो दीज आर द स्टेक होल्डर्स जो कहां पर मिल रहे हैं, इस इंडियाज मैरीटाइम वीक में। मैरीटाइम वीक का काम क्या है, इन सारे स्टेक होल्डर्स को एक जगह इकट्ठा करना, कोहेरेंसी लाना, कन्वर्जेंस लाना, एक्टिव डायलॉग रखना, एक्टिव डायलॉग रखना, ठीक है, जिससे जो मैरीटाइम डेवलपमेंट है वो हमारा बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। इस बार का जो मैरीटाइम वीक हो रहा है, मैरीटाइम वीक हो रहा है, उसका जो थीम है वो क्या है, यूनाइटिंग ओशंस वन मैरीटाइम विजन। थीम जो है, यूनाइटिंग ओशंस वन मैरीटाइम विजन। ठीक है, दिस इज अ थीम ऑफ दिस ईयर्स मैरीटाइम वीक, इंडिया मैरीटाइम वीक, जो 2016 में पहली बार शुरू हुआ और 2025 में जो इवेंट हो रहा है, दैट इज अ 4th एडिशन, दिस इज अ 4th एडिशन। आइडिया क्या है इसका, आपको समझ में आ गया कि मैरीटाइम है वो इन साइलोस, मतलब आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं किया जा सकता, आइसोलेशन में ये ग्रो नहीं कर सकता, इसमें आपको एक्टिव कन्वर्जेंस चाहिए।
ये जितने स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, वो एक टेबल पे बैठे हैं और एक कॉमन प्लान है उसको चॉक आउट किया। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हो जाती है। जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हो जाती है। ठीक है, तो अब हमने अपनी शिपिंग मैरीटाइम प्रावेस को बढ़ाने के लिए कई इनिशिएटिव लिए हैं। मैरीटाइम वीक इज वन ऑफ द इनिशिएटिव। और क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जो हमने लिया है? एक तो यही हो गया मैरीटाइम वीक। ये क्या कर रहा है? कन्वर्जेंस ऑफ स्टेक होल्डर। इसकी यूएसपी जो है दैट इज कन्वर्जेंस ऑफ स्टेक होल्डर, ब्रिंगिंग सिनर्जी टू द स्टेक होल्डर। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन ग्लोबल पार्टनरशिप। ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप। इसीलिए हमने क्या किया? पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे फोकस किया है। इसके अलावा सरकार जो है कई नए इनिशिएटिव्स लेके आई है, कई नए इनिशिएटिव लेके आई है। एक है आपका शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग क्रेडिट नोट्स। ये क्या है? व्हाट आर दीज क्रेडिट नोट्स? शिप ब्रेकिंग है, शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट्स। क्या है ये क्रेडिट नोट्स? ये डिस्कस किया था हमने, एमडीएफ जब कर रहे थे तब किया था। जैसे शिप्स भी रिटायर करती हैं ना, मान लीजिए शेल्फ लाइफ है किसी शिप की 25 साल, 25 साल चली, 2000 में कमीशन हुई थी, 2025 में आपका डी कमीशन हो रही है, तो उसको क्या किया जाता है? उसको काटा जाए, डिसमेंटल किया जाता है, तोड़ा जाता है, काटा जाता है, उसके स्क्रैप्स बेच दिए जाते हैं। तो ट्रेडिशनल ये होता था। अब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग ने क्या किया? ये क्रेडिट नोट्स जो है वो स्टार्ट कर दिया है कि जो भी कंपनी होगी या जो भी इंडिविजुअल होगा जिसकी शिप काटी जाएगी, तोड़ी जाएगी, उसको क्रेडिट नोट मिलेगा। इस क्रेडिट नोट की एक मॉनेटरी वैल्यू होगी। मॉनेटरी वैल्यू होगी तो वो दूसरी शिप जब खरीदने जाएगा, ये क्रेडिट नोट बढ़ाएगा, तो उसको एक सब्सिडाइज दाम पे, या मतलब क्रेडिट नोट में जो भी पैसे बने होंगे उसके, ठीक है, उतने माइनस हो जाएंगे नए एमआरपी में से या नए बिलिंग में से। मान लिए 25 करोड़ की नई शिप आ रही है उसकी, ठीक है, पिछला जो उसने 2 शिप अपनी डीकमीशन कराई, उससे जो क्रेडिट नोट्स मिले उनकी जो वैल्यू आ रही थी वो 5 करोड़ रुपए की आ रही थी। तो ये सर्टिफिकेट या ये क्रेडिट नोट लेके वो ये 25 करोड़ की नई शिप लेने जाएगा, तो उसको वो शिप कितने की पड़ेगी? 20 करोड़ की पड़ेगी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग क्या करने की कोशिश कर रही है इस क्रेडिट नोट से? 3R नहीं पड़ा है? रिसाइकिल, रीयूज। ठीक है, नहीं याद है। मतलब पूरे प्रोसेस को साइक्लिकल बनाने की कोशिश की जा रही है कि वेस्टफुलनेस जो है वो हम कट शॉर्ट कर पाए, वेस्टफुलनेस जो है वो कट शॉर्ट कर पाए। इसके अलावा ग्रीन शिपिंग पे बहुत जोर है, ग्रीन शिपिंग पे सरकार का बहुत जोर है। ठीक है, ग्रीन शिपिंग पे लगभग 30% तक की सब्सिडी दे रही है सरकार। 100 करोड़ की शिप आ रही है तो पता चला 30 करोड़ तक की सब्सिडी मिल सकती है ग्रीन शिपिंग पे, मतलब जो ग्रीन फ्यूल से चलने वाले शिप्स हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या किया है सरकार ने? 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से। 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट, मतलब बाहर की कोई कंपनी है इंडियन लॉजिस्टिक में, इंडियन पोर्ट्स में, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, या शिपिंग इंडस्ट्री में पैसा डालना चाह रही है, तो उसको किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी गवर्नमेंट मुलाजिम से बात करने की जरूरत नहीं है। वो क्या कर सकती है? बात करने की एज एन अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। इज फ्री टू कम एंड ऑपरेट इन इंडिया, मतलब पूरी पूरी एफडीआई अलाउ कर दी गई है। मतलब इंडिया में एक कंपनी हो सकती है जो पूरी पूरी जर्मन हो, पूरी पूरी जर्मन हो। ठीक है, जैसे एफडीआई जब 50% रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ? आप सिर्फ पार्टनरशिप में आ सकते हैं, आप सिर्फ पार्टनरशिप में आ सकते हैं, आप ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। तो कई टाइप के ज्वाइंट वेंचर हैं, क्योंकि जब हुआ मारुति सुजुकी क्या है? एक जापानीज कंपनी है और मारुति क्या है? इंडियन कंपनी, उसका ज्वाइंट वेंचर है। तो मारुति सुजुकी जब कमीशन की गई होगी तो ऑटो सेक्टर में 100% एफडीआई नहीं होगा। ऑटो सेक्टर में क्या होगा? 100% एफडीआई नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ऑटो सेक्टर को भी ओपन अप किया गया। ऐसे ही शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है या मैरीटाइम इंडस्ट्री है, उसमें अब क्या है? 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया है कि कंपनीज फ्री होकर ऑपरेट करें। आइडिया क्या है? इंडिया में बस इन्वेस्टमेंट आए, एम्प्लॉयमेंट ग्रो करे। ठीक है, और क्या किया गया है? सरकार ने एमडीएफ नाम की एक इनिशिएटिव चलाई, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, एमडीएफ। इसका जो बजट रखा गया है $3 बिलियन का रखा गया है, $3 बिलियन।
मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड क्या कर रहा है? शिपिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ एक कॉम्प्रिहेंसिव एमआरओ भी बन पाए। एमआरओ मतलब शिप तो बने ही बने, एमआरओ में भी हम वर्ल्ड के लीडिंग प्लेयर्स में से आ गए, ठीक है। एमआरओ होता है मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल। मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल। आपने शिप खरीदी, कार आप खरीदते हो तो क्या कराते हैं? सर्विसिंग कराते हैं। शिप क्या है? शिप का जो करोजन है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सॉल्टी वाटर्स में चलती है, ठीक है। धूप, बरसात, स्नो सब कुछ देखना पड़ता है, ऊपर के सेक्टर में जा रही है, तो क्या है, टाइम टू टाइम सर्विस होती रहे, ठीक है। साथ ही साथ शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कहाँ की? गुजरात की। तो हमको क्या करना है? एंड टू एंड कन्वर्जेंस रखना है। हम शिप बनाए भी, शिप की सर्विसिंग एमआरओ वाले एस्पेक्ट में भी लीड करें, और शिप ब्रेकिंग में तो हम नंबर 1 है ही ऑलरेडी। मतलब इंडिया एक तरीके से नंबर 1 है शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री में। गुजरात में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मतलब बाहर बाहर की कंट्रीज की, जर्मनी की, जापान की जो शिप्स हैं वो आपका गुजरात में आके कटती हैं, ठीक है। मतलब उसको स्क्रैपेज जो है वो गुजरात में, तो स्क्रैपेज में हम वर्ल्ड के मतलब टॉप प्लेयर्स में से। हाँ, लेकिन जो साइकिल में दो पिछली चीजें, प्रोडक्शन और एमआरओ, उसमें हम पीछे हैं। तो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड जो है वो प्राइमरीली इसीलिए लाया गया है कि ये पूरा जो कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम साइकिल है, प्रोडक्शन, एमआरओ और स्क्रैपेज, तीनों की एक साइकिल जो है वो रोबस्टली पूरी हो पाए इंडिया में, और तीनों में इंडिया जो है वो एक लीडिंग प्लेयर बन के उभर पाए। हाल के सालों में या हाल के कुछ समय में हम देखिए तो कई इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स अटेन कर पाए हैं। एक है अपना विजिंजम पोर्ट। विजिंजम पोर्ट ये इंडिया का पहला डीप पोर्ट है, पहला डीप सी ट्रांसशिपमेंट हब है, पहला डीप सी डीप पोर्ट ट्रांसशिपमेंट हब। इसके पहले इंडिया के पास ट्रांसशिपमेंट हब हुआ ही नहीं करता था। ट्रांसशिपमेंट हब क्या होते हैं या डीप सी पोर्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली इंडिया के जो पोर्ट्स हैं वो नेचुरली क्या हैं? शैलो पोर्ट्स हैं। जैसे ये जमीन है, ठीक है, ये समंदर है, ठीक है। तो ओशन बेड कैसा होता है? ऐसा होता है ना, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये जो एरिया है बहुत शैलो है, तो इसकी वजह से बड़ी शिप्स हमारे यहाँ कोस्ट पे आके डॉक नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे जो पोर्ट्स हैं वो क्या है? शैलो पोर्ट्स हैं। तो बड़ी शिप हमारे यहाँ नहीं आ पाती। जो भारी सामान है, जैसे गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, ठीक है, जो बड़े शिपमेंट्स आते हैं, मरसक की बहुत बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, तो वो इंडिया के पोर्ट्स पे डॉक ही नहीं हो सकती थी। वो क्या नहीं हो सकती हैं? इंडिया के पोर्ट्स पे डॉक ही नहीं हो सकती। तो वो डॉक कहाँ होती थी? वो सिंगापुर में डॉक होती थी, वो हम्बन टोटा में डॉक होती थी, ठीक है। और वहां से क्या होता था? छोटी छोटी इंडियन शिप जाती थी या और भी शिप जाती थी, और वो थोड़ा थोड़ा करके सामान इंडिया लेके आती थी। तो हमारे यहाँ कोई मेजर डीप पोर्ट था ही नहीं। तो अभी केरला में इंडिया ने क्या किया है? विजिजम पोर्ट है, उसको डेवलप किया है, ठीक है। दिस इज इंडिया फर्स्ट डीप पोर्ट। तो अब क्या है? अब हमको सिंगापुर पे या हम्बन टोटा पे रिलाय नहीं करना पड़ेगा। नाउ वी हैव इंडिजिनस कैपेबिलिटी वेर इन वी कैन डॉक वेरी वेरी बिग शिपिंग वेसल्स। दूसरा क्या है? हमने इनलैंड ट्रैफिक जो है, इनलैंड वाटर की जो ट्रैफिक है, उसको क्या किया है? 700% बढ़ा दिया है। 700% बढ़ा लिया है। अपनी जो मेजर पोर्ट्स हैं, उनकी जो कैपेसिटी है, मेजर पोर्ट्स की जो कैपेसिटी है वो डबल कर ली है पिछले कुछ सालों में, ठीक है। मतलब नए एडिशनल बर्थ्स लगा के, ठीक है, नए डॉकिंग स्टेशंस लगा के। तो मेजर पोर्ट्स की जो कैपेसिटी है, हम उसको भी क्या कर दिए? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डबल कर दिए, ठीक है। तो अगर इंडिया को इफेक्टिवली अपनी ब्लू इकोनॉमी रियलाइज करनी है, ब्लू इकोनॉमी रियलाइज करनी है, ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी एसोसिएटेड विथ मैरीटाइम, ठीक है, मरीन, मरीन से संबंधित जो भी अर्थव्यवस्था है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लू इकोनॉमी।
ठीक है, हमको ब्लू इकोनॉमी एक्सपेंड करनी है, तो जरूरी है कि हमारा जो मैरी टाइम इकोसिस्टम है वो बहुत सिस्टमेटिकली डेवलप हो। ठीक है, लॉप साइडेड डेवलपमेंट ना हो कि पता चल रहा है बस शिप ब्रेकिंग में हम आगे हैं लेकिन शिप बिल्डिंग में हम आगे नहीं है। हमारे पोर्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स भी चाहिए। ठीक है, शिपिंग कंपनीज भी हमको बड़ी बड़ी चाहिए, एमआरओ हब भी हो, एमआरओ हब्स मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल के हब की तरह भी हैं। ठीक है, तो विकसित भारत 2047 में ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जियो स्ट्रेटेजिकली भी हम बहुत ऊपर चले जाएंगे अगर हम अपने पोर्ट्स हैं मैरीटाइम डेवलप कर पा रहे हैं। जैसे चाइना क्या किया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, हवाला क्या दिया कि भाई हम ट्रेड के लिए कर रहे हैं, लेकिन समय आने पे वो क्या कर सकता है, डुअल यूज कर सकता है, उसका जो मिलिट्री यूसेज है वो भी शुरू कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम अपना मैरीटाइम पोर्ट डेवलप करते जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, वॉरशिप्स हैं वो भी अपनी बेटर करते जाएंगे। ठीक है, सबमरीन इंडस्ट्री है उसको भी बेटर कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आईआर के रेल में अगर हमको आईएनएसटीसी, आईमैक जैसे इनिशिएटिव को अगर सक्सेसफुल करना है, ठीक है, तो भी क्या इंपॉर्टेंट है, तो भी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो मैरीटाइम इकोसिस्टम है वो बहुत मजबूत तरीके से डेवलप हो। अभी हमने एक आर्टिकल किया था उसमें हमने बात की थी ना कि ग्लोबल सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शन की वजह से जो इंडियन एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स हैं उनको खासा लॉस हो रहा है। रीजन क्या है उसका, एक तो स्यूज कनाल पे काम हुआ था, स्यूज कनाल के पीछे रेड सी में हूथीज क्या कर रहे थे, ब्लॉकेट कर दे रहे थे, तो जो शिपिंग बिल्स थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि हमारे पास अपनी शिपिंग इंडस्ट्री थी ही नहीं। हम चाइनीज शिपिंग, जापानीज शिपिंग, यूरोपियन शिपिंग लाइंस को यूज करते हैं अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। साथ ही साथ जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो भी बहुत ऊपर चले गए थे। ठीक है, तो ओवरऑल जो लॉजिस्टिक कॉस्ट था इंडियन एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इसी को देखते हुए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको देखते हुए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस मैरीटाइम डोमेन में भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये जितने इनिशिएटिव हैं वो क्या करेंगे, इंडिया को सेल्फ रिलायंट करेंगे। इसमें कुछ कुछ चीजें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे विजिंजम पोर्ट है उसके बारे में, हालांकि ये आर्टिकल किया है हमने। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा ग्रीन शिपिंग क्या होती है, क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं, शिपिंग क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं। ठीक है, और क्या क्या था, कितने मेजर पोर्ट्स हैं कितने माइनर पोर्ट्स हैं, 15 और 200 के लगभग। ठीक, फिर मैरी टाइम डेवलपमेंट फंड, ये आर्टिकल हमने किया है, 2 बार किया है, पिछले 1 साल में हमने 2 बार ये आर्टिकल किया। ठीक है, हाँ, अच्छा ये सब किए हैं, मतलब तो हमारा जो एलपीआई है वो भी बढ़ा है। एलपीआई क्या होता है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, एलपीआई भी बढ़ा है। एलपीआई क्या होता है, इंडेक्स होता है जो किसी भी कंट्री के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। ठीक है, कौन रिलीज करता है एलपीआई, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है क्वेश्चन शायद से। ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, एलपीआई। तो ये सब करेंगे तो हमारा एलपीआई भी इंप्रूव होगा। एलपीआई इंप्रूव होगा तो फायदा क्या होगा, कोई भी बाहर की कंपनियां किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करने के पहले यही सारे इंडिकेटर्स देखती हैं कि वहां का मैक्रो फंडामेंटल्स कैसे हैं, फिजिकल डेफिसिट कैसा है, फॉरेक्स रिजर्व कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। फिर ये भी देखती हैं कि यहाँ पे लॉजिस्टिक कैसा है, इंटरनल लॉजिस्टिक और एक्सटर्नल लॉजिस्टिक बोथ। तो अगर हमारा एलपीआई अच्छा रहेगा तो हम ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है,
भारत की विकास यात्रा के लिए एक व्यापक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण कीजिए। भारत में समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हाल के दिनों में क्या पहल की गई? लिख लेंगे ये, ठीक है।